गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चों, आज आप क्लास 10th ज्योग्राफी लेसन नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज विनिर्माण उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर में आप विनिर्माण उद्योग क्या होता है, विनिर्माण उद्योग का आपके देश की अर्थव्यवस्था या आर्थिक विकास में क्या महत्व है, इसके बाद आप विनिर्माण उद्योगों की अवस्थिति, लोकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को प्रभावित करने वाले कौन से कारक होते हैं और कितने प्रकार के विनिर्माण उद्योग होते हैं, यानी कि विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण जो कि विभिन्न आधारों पर आपको बताया जाएगा, विभिन्न प्रकार का वर्गीकरण, और फिर भारत में कौन कौन से प्रमुख उद्योग हैं, कहाँ कहाँ हैं, उसमें किस तरह का प्रोडक्शन होता है, और इस चैप्टर के अंत में आप उद्योगों से होने वाले प्रदूषण और उससे निपटने के उपायों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस अध्याय में आज आप विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं, इसका क्या महत्व है, और आपकी देश की सकल घरेलू उत्पाद में इसका क्या योगदान है, इन कुछ प्रमुख शुरुआती टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आप समझिए कि विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं। तो बच्चों, आपको ये समझने से पहले 3 प्रकार की आर्थिक गतिविधियाँ जो कि मानव करता है उसको जान लेना आवश्यक है। यानी कि देश में 3 तरह के क्षेत्रक हैं, अर्थव्यवस्था में 3 तरह के क्षेत्रक हैं, उसको भी समझ लेना है। तो 3 तरह की आर्थिक गतिविधियाँ क्या हैं? तो एक प्राथमिक क्रिया के द्वारा जो है मनुष्य आर्थिक गतिविधियां करता है, और प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत हम प्रकृति से सीधे वस्तुओं को प्राप्त करते हैं, जैसे खेती करना, मत्स्य पालन, पशुपालन और खनन इत्यादि। ये जो है कि प्राथमिक क्रिया कहलाती है, क्योंकि हम प्रकृति से सीधे इन चीज़ों को प्राप्त करते हैं। इसके बाद द्वितीयक कार्यों में लगे व्यक्ति प्राथमिक गतिविधियों के द्वारा प्राप्त जो कच्चा माल होता है, जो प्रकृति से व्यक्ति प्राप्त करता है, उन कच्चे मालों को परिष्कृत वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं द्वितीयक क्रिया के अंतर्गत, जैसे स्टील, कार, कपड़ा उद्योग, बेकरी तथा पेय पदार्थों संबंधित उद्योगों में लगे हुए सभी लोग द्वितीयक कार्य करते हैं। फिर तीसरी जो गतिविधि है उसका संबंध सेवाओं से है। सेवाएं जैसे कि बीमा है, बैंकिंग है, ये और ट्रांसपोर्टेशन है, ये सब जो आता है वह तृतीय क्रिया के अंतर्गत आता है। यानी इसमें लगे हुए लोग तृतीय क्रिया करते हैं, सेवाएं प्रदान करते हैं। और जो तृतीयक
क्रिया होती है, जो सेवाओं का क्षेत्र होता है, वह प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को बूस्ट करता है, उसके विकास में तेजी लाता है। तो जो द्वितीय क्रिया है उसमें आपने क्या जाना कि कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित करना और अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करना शामिल होता है, और इसी को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। और ये चीज़ें कहाँ होती हैं? ये चीज़ें जो है उद्योगों में ही होती हैं, इसलिए इसको हम लोग विनिर्माण उद्योग कहते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए कि कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। और ये सभी क्रियाएं उद्योगों में ही होती हैं, इसलिए इसको हम लोग कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित करने की जगह को उद्योग कहते हैं। तो अब देखिए, उदाहरण के लिए कागज लकड़ी से बनता है, चीनी गन्ने से, लोहा इस्पात लौह अयस्क से तथा एल्युमिनियम बॉक्साइट से निर्मित होता है। तो इसमें कच्चे पदार्थ को, यानी जो चीज़ें, अब गन्ना है तो गन्ना तो हमें कृषि से प्राप्त होता है, कच्चे पदार्थ के रूप में प्राप्त होता है। लेकिन जब हम उस उत्पाद को संशोधित करते हैं, उस उत्पाद के यानी गन्ने के रूप स्वरूप और गुणवत्ता में वृद्धि करते हैं, तो उससे हमें चीनी प्राप्त होती है। तो यह जो है कि विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत आता है। और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था या आर्थिक उन्नति विनिर्माण उद्योगों के विकास से ही मापी जाती है। यह एक पैमाना है कि किस देश में कितना अधिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का विकास हुआ है। तो आप उदाहरण के लिए देखिए कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं विश्व में, जैसे कि अमेरिका है, इंग्लैंड है, जापान है, फ्रांस है, ये सारे देश ऐसे हैं जिसमें विनिर्माण उद्योग विकसित हुए हैं। शुरू से ही जो है यहाँ पर विनिर्माण उद्योगों का विकास होता रहा है, इसलिए आज के समय में यह देश डेवलप्ड कंट्रीज की श्रेणी में आते हैं। विनिर्माण उद्योगों का महत्व क्या है? तो विनिर्माण उद्योग विकास की, डेवलपमेंट की और ख़ास तौर से इकोनॉमिक डेवलपमेंट की रीढ़ समझे जाते हैं। बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट विनिर्माण उद्योगों को कहा जाता है। तो कैसे, इसके आप कारण देख लीजिए कि क्यों कहा जाता है। तो सबसे पहला कारण है कि विनिर्माण उद्योग न केवल कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक हैं, बल्कि द्वितीयक व तृतीयक सेवाओं में रोजगार उपलब्ध कराकर कृषि पर हमारी निर्भरता को भी कम करते हैं। दूसरा कारण, देश में औद्योगिक विकास, बेरोजगारी तथा गरीबी उन्मूलन की एक आवश्यक शर्त है। यानी औद्योगिक विकास होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो गरीबी में कमी आएगी या गरीबी समाप्त होगी। और भारत में जितने भी पब्लिक सेक्टर या ज्वाइंट सेक्टर के इंडस्ट्रीज हैं, उद्योग हैं, वो इसी विचार पर आधारित हैं। और आप देखिए कि जनजातीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना का उद्देश्य भी क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना है या कम करना है। फिर तीसरा कारण देखिए कि निर्मित वस्तुओं का निर्यात वाणिज्य व्यापार को बढ़ाता है, जिससे अपेक्षित विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। तो विदेशी मुद्रा का भंडार इससे बढ़ेगा। हालांकि आप प्राथमिक क्रिया के द्वारा भी वस्तुओं को बेच सकते हैं। जैसे आपने गेहूं पैदा किया, आपने चावल पैदा किया,
या जो है कि आलू पैदा किया तो आप उसको बेच सकते हैं, लेकिन आपको उतनी कीमत नहीं मिलेगी जितनी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के उत्पादन से विदेशी मुद्रा अर्जित होगी। उसके तुलना में प्राथमिक क्रिया के द्वारा आप यदि वस्तुओं को विदेशों में बेचेंगे तो आपको अपेक्षित विदेशी मुद्रा प्राप्त नहीं होगी। और अंतिम कारण देखिए कि आज वे ही देश विकसित हैं या वे देश ही विकसित हैं जो कच्चे माल को विभिन्न तथा अधिक मूल्यवान तैयार माल में विनिर्मित करते हैं। भारत का विकास विविध व शीघ्र औद्योगिक विकास में निहित है। बच्चों, यहाँ पर एक टॉपिक है, आप देखिए कि इसके अंतर्गत जो है टॉपिक क्या, एक पैराग्राफ है जिसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है आपका। इसको ध्यान दीजिएगा कि कृषि और उद्योग एक दूसरे से पृथक नहीं हैं बल्कि वे एक दूसरे के पूरक हैं। तो कैसे कैसे कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं? तो आप इसको उत्तर देंगे कि भारत में कृषि पर आधारित उद्योगों ने कृषि पैदावार बढ़ोतरी को प्रोत्साहित किया है। ये उद्योग कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर हैं तथा इनके द्वारा निर्मित उत्पाद जैसे सिंचाई के लिए पंप, उर्वरक, कीटनाशक दवाएं, प्लास्टिक की पाइप, मशीनें व कृषि औजार आदि पर किसान निर्भर हैं। इसलिए विनिर्माण उद्योग के विकास तथा स्पर्धा से न केवल कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिलता है बल्कि उत्पादन प्रक्रिया भी सक्षम हुई है, मजबूत हुई है। और आज वैश्वीकरण के युग में हमारे उद्योगों को अधिक प्रतिस्पर्धी और सक्षम होने की आवश्यकता भी है, क्योंकि केवल आत्मनिर्भरता ही काफ़ी नहीं है बल्कि प्रतिस्पर्धी होना जरूरी है। हमारी वस्तुएं गुणवत्ता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हों तभी हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे। तो बच्चों, यह आपका जो है कि विनिर्माण उद्योगों का महत्व रहा। अब आप देखेंगे कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में विनिर्माण उद्योगों का क्या योगदान है। तो पिछले 2 दशकों से सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण उद्योग का योगदान 27% में से 17% ही है, क्योंकि 10% भाग खनिज खनन, गैस तथा विद्युत ऊर्जा के योगदान से है। तो भारत की अपेक्षा अन्य यदि तुलना करेंगे तो पूर्वी एशियाई देशों में विनिर्माण उद्योगों का योगदान सकल घरेलू उत्पाद में 25 से 35% प्रतिशत है, यानी कि भारत से ज़्यादा है। लेकिन पिछले 1 दशक से भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में 7% प्रति वर्ष की दर से बढ़ोतरी भी दर्ज की गई है। बढ़ोतरी की यह दर अगले 10 वर्षों में यानी अगले दशकों में 12% अपेक्षित है। और वर्ष 2003 से विनिर्माण क्षेत्र का विकास 9 से 10% प्रति वर्ष की दर से हुआ है। तो उपयुक्त सरकारी नीतियों तथा औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी के नए प्रयासों से अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि विनिर्माण उद्योग अगले 1 दशक में अपना लक्ष्य पूरा कर सकता है। और इसी उद्देश्य से 1995 में राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल की स्थापना भी आपके देश में की गई है। बच्चों, अब आप आइए, एक और भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, आज ही आपको पढ़ना है, वह है औद्योगिक अवस्थिति। तो चूँकि उद्योगों को कहीं भी लगाना, उसको स्थापित करना,
इतना आसान नहीं होता है। उद्योग की स्थापना करना एक जटिल प्रक्रिया है। उद्योगों की स्थापना कच्चे माल की उपलब्धता, श्रमिक, पूंजी, शक्ति के साधन तथा बाजार आदि की उपलब्धता से प्रभावित होती है और इन सभी कारकों का एक स्थान पर पाया जाना लगभग असंभव है और इसी के परिणाम स्वरूप विनिर्माण उद्योग की स्थापना के लिए वही स्थान उपयुक्त है जहां ये कारक उपलब्ध हों अथवा जहां इन्हें कम कीमत पर उपलब्ध कराया जा सकता है। औद्योगिक प्रक्रिया के प्रारंभ होने के साथ साथ नगरीकरण प्रारंभ होता है और कभी कभी उद्योग शहरों में या उनके निकट लगाए जाते हैं। इस प्रकार औद्योगिकरण और नगरीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन साथ साथ चलता रहता है। नगर उद्योगों को बाजार तथा सेवाएं जैसे बैंकिंग, बीमा, परिवहन, श्रमिक तथा वित्तीय सलाह आदि उपलब्ध करते हैं। नगर केंद्रों द्वारा दी गई सुविधाओं से लाभान्वित होकर कई बार बहुत से उद्योग नगरों के आसपास ही केंद्रित हो जाते हैं, जिसे समूहन बचत एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज कहा जाता है। ऐसे स्थानों पर धीरे धीरे बड़ा औद्योगिक समूह स्थापित हो जाता है। तो स्वतंत्रता से पहले यदि आप देखें तो अधिकतर विनिर्माण उद्योगों की स्थापना दूरस्थ देशों से व्यापार पर आधारित थी, जैसे मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है। तो ये ऐसे जो है कि समुद्र तटवर्तीय जो है कि नगर थे या स्थान थे जहाँ से कि आसानी से दूसरे देशों से व्यापार हो सकता था। परिणाम स्वरूप कुछ एक नए औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरे जो ग्रामीण कृषि पृष्ठ प्रदेश से घिरे थे। बच्चों, यहाँ पर एक नया शब्द है, इसको भी जान लेना जरूरी है कि यह कृषि पृष्ठ प्रदेश क्या होता है, हिंटरलैंड क्या होता है। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि विशाखापट्टनम एक प्राकृतिक तथा सुरक्षित समुद्री बंदरगाह है जहाँ से कि दूसरे देशों को व्यापार होता है। तो कृषि एवं खनिज संपत्ति में समृद्ध आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं उड़ीसा राज्य इस बंदरगाह के पृष्ठ प्रदेश कहलाते हैं, क्योंकि इन्हीं क्षेत्रों से जो वस्तुएं होती हैं वो इस बंदरगाह के द्वारा विदेशों में निर्यात की जाती हैं या उन्हीं वस्तुओं का व्यापार इस बंदरगाह के द्वारा होता है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर एक फ्लो चार्ट दिया गया है। इस फ्लो चार्ट को भी आपको देख लेना है कि उद्योग बाजार संबंध पर यह फ्लो चार्ट है और इसमें आप देख रहे हैं कि एक तरफ जो है कि पूंजी को दिखाया गया है, इधर ये पूंजी है और पूंजी का जो है उद्योगों में निवेश होता है। कच्चा माल तथा उसके घटक निवेश होते हैं और फिर उत्पादन के घटक होते हैं जिसमें कि श्रम है, भूमि है, उद्यमी हैं और पूंजी है। इसके बाद है अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर, परिवहन के साधन, कारखाना। इसके बाद जो है देखिए कारखाने से वस्तुएं तैयार होती हैं, फिर उसका परिवहन होता है, फिर परिवहन के बाद वस्तुएं बाज़ार में पहुंचती हैं और तत्पश्चात जो है ये बाज़ार में जो लोग पूंजी निवेश करते हैं उधर तक जो है कि इसका संबंध है, वहाँ तक ये जाती हैं। यानी बाज़ार में भी पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है और उद्योगों की स्थापना में भी पूंजी की आवश्यकता होती है।
फिर इसके बाद आप देखिए उद्योगों की अवस्थिति, आदर्श अवस्थिति के 4 घटक आपको बताए गए हैं। इसको भी आप यहाँ पर समझ लीजिए कि उस स्थान पर यानी जहाँ पर उद्योग लगाने हैं वहाँ पर कच्चा माल प्राप्त करने की लागत क्या है, यानी कम लागत है तो आदर्श अवस्थिति होगी। उस स्थान पर उत्पादन की लागत यानी उत्पादन की लागत भी कम होनी चाहिए। और उस स्थान पर उद्योगों की स्थापना का निर्णय, और फिर इसके बाद उत्पादन के वितरण की लागत, यानी चीज़ें बन जाएंगी तो वो बाज़ार तक पहुंचेंगी तो उसकी लागत क्या आएगी। तो ये चारों चीज़ें जो है कि यदि कहीं पर हैं तो आदर्श अवस्थिति मानी जाएंगी। अब बच्चों आपने इस टॉपिक में क्या जाना, एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। इस टॉपिक में आपने समझा कि उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो पहला कारक है कच्चे माल की उपलब्धता, दूसरा है श्रमिक, तीसरा पूंजी, चौथा शक्ति के साधन ऊर्जा, और पांचवा है बाजार। और इसके साथ साथ जो है न्यूनतम उत्पादन लागत, फिर सरकारी नीतियां तथा निपुण श्रमिकों की उपलब्धता। ये 6-7 कारक हैं जो कि उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। इसके पश्चात आपने इस टॉपिक में ये भी जाना कि समूहन बचत एग्लोमरेशन इकोनॉमीज किसे कहा जाता है, और हिंटरलैंड यानी कृषि पृष्ठ प्रदेश क्या होता है, ये भी आपने समझा। इसके बाद जो है आप उद्योगों का वर्गीकरण कल के क्लास में या कल के वीडियो में समझेंगे। तो तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।